रामपुर नाम के गांव में भोला नाम का एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के कुल्हड़ बनाकर गांव-गांव में बेचा करता था। उसके कुल्हड़ कभी तो बिक जाया करते थे तो कभी 1 रुपए की भी बोनी नहीं होती थी। ऐसे ही बदहाली में उसके दिन गुजर रहे थे, लेकिन उसे बहुत दुख तब हुआ जब वो पैसों की तंगहाली के कारण अपनी माँ को बीमारी से बचा नहीं सका और उसकी माँ की मौत हो गई। माँ के जाने से वो पूरी तरह टूट गया और माँ काली के सामने जाकर रोने लगा। हे माँ काली, इससे अच्छा तो आप मेरी जान ले लेती। मैं कितना भागा बेटा हूँ ना कि मैं अपनी माँ की जान भी नहीं बचा सका। लालच है ऐसा बेटा होने पर। भोला रोते रोते वहाँ से चला गया। तब उसकी बहन सीता उसके पास आई। भैया, मुझे मेरे कॉलेज की फीस भरनी है। अगर फीस नहीं भरी तो मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी और ना ही एक डॉक्टर बन पाऊंगी। माँ बाबा का जो सपना था वो सपना बनकर ही रह जाएगा भैया। और अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत कह मेरी प्यारी बहन, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तू चिंता मत कर, तेरा भैया है ना अभी, मैं कहीं न कहीं से इंतजाम करता हूँ। भोला ने ऐसा कह तो दिया, पर वो जानता था कि उसके गांव में उसे कोई भी उधार या पैसों की मदद नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ, किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसलिए वो अपना ठेला उठाकर गांव-गांव कुल्हड़ बेचने निकले गया। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। बेटे, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी हो तो पीने को दे दो बेटा। हाँ हाँ मौजी, रुकिए, मैं अभी देता हूँ। भोला ने एक कुल्हड़ में पानी निकालकर उस बूढ़ी औरत को दिया और उस औरत ने उसमें से पानी पिया और उसका धन्यवाद करके वहाँ से चली गई। भोला ने वो कुल्हड़ अपने ठेले के नीचे बने कूड़ेदान में डाल दिया और सोचने लगा, आज भी शाम होने को आई है और 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई। ऐसा ही रहा तो मैं अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा कैसे निकाल पाऊंगा। उसके कॉलेज वाले तो उसे कॉलेज से निकाल देंगे। हे माता रानी, मैं क्या करूं, कुछ तो राह दिखाइए। भोला अपने घर आ गया। उसकी बहन घर पर नहीं थी, वो कहीं बाहर गई थी। लेकिन तभी उसकी बहन घर आती है। भैया, आप यहाँ बैठे हैं और ये देखिए मुझे क्या मिला। भोला उत्सुकता से पूछता है। हाँ, क्या मिला तुम्हें? भैया, मैंने आपके ठेले के नीचे जहाँ आप जूठे कुल्हड़ रखते हैं वहाँ ये चमकती हुई कुल्हड़ देखी। और देखो, ये बहुत सोने की चमचमाती कुल्हड़ है। सोने की कुल्हड़ को देखकर भोला भी दंग रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये सोने का कुल्हड़ आया कहाँ से? तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक बूढ़ी औरत आई थी और उसी ने इसी कुल्हड़ में पानी पिया था और वो कुल्हड़ उसने उस कूड़ेदान में डाल दिया था। अच्छा, तो वो आम महिला नहीं थी, वो देवी काली थी। हे देवी काली, हमें दर्शन दीजिए, मैं जानता हूँ वो आप ही थी। और देवी काली प्रकट होती हैं और कहती हैं, हाँ मेरे प्यारे भक्त भोला, वो मैं ही थी और मेरे आशीर्वाद से ये जादुई सोने का कुल्हड़ आज से तुम्हारा है। इससे तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हें वो सब देगा, पर कभी भी लालच मत करना मेरे बेटे। ऐसा कहकर देवी काली अंतर ध्यान हो गई और भोला ने उस जादुई कुल्हड़ से कहा, ए जादुई कुल्हड़, क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकते हो? कुल्हड़ कहता है, हाँ हाँ ये लो। कुल्हड़ के ऐसा कहते ही उस कुल्हड़ से बहुत सारे पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पैसों का अंबार लग जाता है और भोला की किस्मत बदल जाती है। वो अपनी बहन की कॉलेज की फीस भर देता है और उसके बाद उस जादुई कुल्हड़ से उसे जो भी चाहिए होता वो उसे मांग लेता। उसने अपने लिए भव्य घर बनवाया, माता काली के लिए का भव्य मंदिर बनवाया और हर दिन वो अपने घर के बाहर लोगों की फरियाद सुनता और उनकी हर मदद करता। माता काली भी ये देख बहुत प्रसन्न होती। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पिलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया,
आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था, उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीद दूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुलाकर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। कोल्हापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसके जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। वो एक लकड़हार था और लकड़ियाँ काट के उनके घर बनाकर वो लोगों को वो दिया करता था। पीलू एक दिन कहती है, अरे सुनते हो जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों के घर ही बनाते रहोगे कि हमारा घर भी ठीक करोगे? बारिश तूफान का मौसम आने वाला है, अगर घर ठीक नहीं किया तो अपने यहाँ पानी भर जाएगा। अरे ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो? अभी 2 घर और बना लूं, उसके बाद अपने घर को ठीक कर दूंगा। 2 घर बनाना है या 20? तुम्हें पैसे तो कोई देता नहीं है। आखिर कब तक हम गरीबी में रहेंगे? तुम्हारे साथ वाले देखो कितना आगे बढ़ चुके हैं, गाड़ी ले लिया है, घर ले लिया है। वो सब अपने काम में गलत तरीके से मुनाफा कमाते हैं, अपने ग्राहक को ठगते हैं।
मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर लोगों की मेहनत की कमाई का अपने सपनों का घर जो है, इसमें ठगना पाप होगा। अरे मैं तुम्हें चोरी या लोगों को ठगने के लिए नहीं कह रही हूँ। बस तुम अपनी कमाई बढ़ाओ और घर के बारे में भी सोचो। बबलू उदास होकर जंगल में बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा बाज आता है। बेटा, ऐसा उदास क्यों बैठे हो? बबलू बूढ़े बाज को पीलू की बताए हुए पीलू की बातें बताता है। तो परेशानी क्या है बेटा? तुम तो बहुत होनहार लकड़हारे हो। लकड़ी काट लो और घर बना लो। मैं हरे पेड़ों को नहीं काटता हूँ बाज जी। तो लकड़हारे क्यों बने हो? कोई और काम कर लो। लकड़हारा होने का मतलब बेकार में पेड़ काटना नहीं होता है। मेरी एक खानदानी परंपरा है। मैं सिर्फ और सिर्फ सूखे पेड़ों को ही काटता हूँ, नहीं तो जंगल ही खाली हो जाएगा। अच्छा, उस तरफ सूखे पेड़ है, जाओ वहाँ। बबलू दूसरी तरफ देखता है। उतनी देर में वो बाज वहाँ से चला जाता है। फिर बबलू सूखे पेड़ों के पास जाता है और उन्हें काटता है। अरे इतने सूखे पेड़, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर लकड़ियाँ काटकर बबलू अपने घर में उन्हें अपने ऑटो में लेकर जाता है और 2 हफ्ते में पूरा नया घर तैयार कर लेता है। ये देखकर पीलू बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तो बहुत सुंदर घर बनाए हो, लेकिन जी इस लकड़ी के घर में हम कैसे रहेंगे? क्या ये वाटरप्रूफ है या आग प्रूफ है? पीलू, मुझसे ये घर कैसे बन गया पता नहीं। मुझे एक बूढ़े बाज मिले थे जंगल में, उन्होंने मुझे सूखी लकड़ियाँ दिखाई। तभी वो बूढ़ा बाज वहाँ आ जाता है। अरे वाह बेटा, तुम तो कमाल के कारीगर निकले। इतना बढ़िया घर, वो भी लकड़ियों का। लेकिन बाज जी, पीलू का कहना सही है। आग पानी से कैसे बचाएंगे इसे? तभी वो बाज एक साधु बन जाता है। मैं जंगल का साधु हूँ। मैंने तुम्हें पेड़ को बचाते हुए देखा है बेटा। तुमने लालच में आकर कभी उन्हें नहीं काटा। मैं तुम्हारे इस लकड़ी के घर को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे ना तो आग लगेगी, ना ही पानी कुछ बिगाड़ पाएगा, और तुम और भी ऐसे ही सूखे पेड़ की लकड़ी के घर बनाकर अपना कारोबार करो। साधु बाज की बात सुनकर पीलू और बबलू बहुत खुश हो जाते हैं। बाज बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पति को भला बुरा बोल रही थी, लेकिन वो सिर्फ इनकी भलाई के लिए। आपके आशीर्वाद से अब हम अच्छे से रहेंगे। इसके बाद साधु के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के दम पर बबलू और लकड़ी के घर का कारोबार करने लगा और मुनाफा कमाने लगा। अब वो और पीलू हंसी खुशी रहने लगे। हीरापुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी कबाड़ के सामान से कोई भी मैकेनिकल मशीन बनाने का हुनर रखता था। बबलू टूटी फूटी नाव को ठीक करके उसमें लकड़ियां लगाकर काम के लायक नाव बना देता था। कचरा कांच की बोतल से बल्ब बना देता था। उसकी माँ पीलू उस पर बहुत गर्व करती थी, लेकिन चिंता भी करती थी, क्योंकि वो कुछ कमाता नहीं था और पीलू को अकेले खेत में काम करना पड़ता था। पीलू अपनी बेटी से कहती है, बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, लेकिन तुझे उसके पैसे नहीं मिलते हैं। आखिर कब तेरी कमाई शुरू होगी? हमारा खेत भी तो देखना है। तो बबलू कहता है, माँ, मैं पैसे कमा लूँगा, आप चिंता मत करो। घर का खर्चा तो चल ही जाता है ना। मुझे और टाइम दो और खेत के लिए एक ट्रैक्टर खरीद लो। तो पीलू बोलती है, ट्रैक्टर कहाँ से ले लूं? पैसे कहाँ है? जितना पैसा आता है उतना तो तू कबाड़ के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है, फ्री में लोगों को दे देता है। मुझे तो लगता है मेरी मेहनत बेकार गई। मैं खेत में इतनी मेहनत करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि लापरवाही करता रहता है। तो बबलू बोलता है, माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुझे जरूर एक दिन मुझ पर गर्व होगा। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, मुझे तेरी शादी भी करवानी है। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार पीलू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बबलू, ओ बबलू, कहाँ हो? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है?
बेटा, लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ। इनकी तबीयत तेज धूप में काम करने से खराब हुई है। खेत में अगर ट्रैक्टर होता तो इन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। उम्र के हिसाब से ज्यादा मजदूरी करने के कारण ये बीमार भी है। इन्हें 5 महीने आराम करना होगा। तो पीलू कहती है, 5 महीने में तो हम सड़क पे आ जाएंगे, खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। बबलू कहता है, नहीं माँ, मैं खेत में काम करूँगा और इस बुआई के मौसम में फसल उगाऊंगा। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी लापरवाही के कारण तुम्हारी ये हालत हुई। अब मैं मेहनत करूँगा। फिर बबलू अपने घर के पीछे से बांस इकट्ठा करता है और जंगल के गाड़ी के कबाड़े से एक इंजन लेकर आता है। इसके बाद बबलू इंजन को दिन रात एक करके ठीक कर लेता है और 2 दिन में ही बांस का एक ट्रैक्टर तैयार कर लेता है। उसमें वो इंजन को फिट करता है। माँ, ये देखो हमारा ट्रैक्टर। वाह बेटा, तूने तो इतने कम खर्चे में ये ट्रैक्टर बना दिया। माँ, अब मैं इससे खेती करूँगा। फिर बबलू बांस के ट्रैक्टर से खेती करना शुरू कर देता है। जल्दी ही फसल भी आ जाती है और वो उसे शहर बेचने के लिए उसी ट्रैक्टर में ले जाता है। अरे बेटा, ऐसा ट्रैक्टर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कहाँ से लाए हो? ऐसे कड़क पूछता है तो बबलू कहता है, ये मैंने खुद से बनाया है सेठ जी। बबलू की मेहनत और बुद्धिमानी देखकर कड़क बहुत खुश होता है और उसे और भी बांस के ट्रैक्टर बनवाता है, जिससे बबलू की बहुत बड़ी आमदनी होती है। फिर कड़क सेठ अपनी बेटी का रिश्ता बबलू की माँ पीलू के पास लेकर जाता है और फिर बबलू की शादी हो जाती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कालकपुर गांव के जंगल में बबलू टैक्सी चलाता था। उसकी पत्नी पीलू घर का काम करती थी। पीलू और बबलू भगवान विष्णु के भक्त थे। उनके पूजा करते थे और सुबह शाम उन्हीं के नाम का जाप करते थे। लेकिन गरीबी के कारण बबलू तो एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते थे। लेकिन उसकी ये मेहनत कालू ऑटो वाले को पसंद नहीं थी। वो हर समय उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता था। ये ओवर टाइम करके अमीर हो जाएगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन पीलू कहती है, सुनिए जी, आप ओवर टाइम करते हैं, आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, मुझे तो बहुत चिंता रहती है। हमारी गरीबी दूर करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत तो रहेगी ना। जब अपने बच्चे होंगे उसके बाद उनकी स्कूल की फीस, हमारा घर का खर्चा। थोड़े दिनों की बात है, भगवान विष्णु सब ठीक कर देंगे। आप सही कह रहे हैं जी, भगवान श्री विष्णु जी ही हमें संभाल कर रखे हैं। हमें तो उनका नाम जपते रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। बबलू मेहनत करता था तो उसको ज्यादा लोग जानने लगे थे। ओवर टाइम में भी मुनाफा होने लगा। कालू इसे बहुत गुस्से में आ जाता है। इसको मजा चकाना ही होगा, बहुत कमा रहा है ये आजकल। ऐसा सोचकर उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और उसकी टैक्सी को चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो उसकी टैक्सी नहीं दिखती है। पीलू दुखी होकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? बैंक से लिया हुआ टैक्सी लोन भी चुकाना बाकी है। हमें अब कुछ और रास्ता तलाशना होगा। सब श्री विष्णु जी की लीला है, उनकी जैसी मर्जी। हमें अपनी भक्ति में जरा सी भी कमी नहीं करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं जी, हमें भगवान की कृपा पर शक नहीं करनी चाहिए। उसके बाद पीलू और बबलू मजदूरी करने लगते हैं। कालू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और कर दिन रात मेहनत। बबलू मुश्किल से मकान मालिक को किराया देता है, बैंक वालों का लोन चुकाता है। ऐसे ही ज्यादा मेहनत करने से दोनों पति पत्नी बहुत बीमार पड़ जाते हैं। हे श्री विष्णु, अब हम आपकी सेवा कैसे करेंगे?
हमें माफ कर दीजिए भगवान। तभी वहाँ भगवान श्री विष्णु प्रकट होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, तुम दुखी मत हो। तुम्हें बिना स्वार्थ के मेरी भक्ति की है। तुम्हारे दुख तकलीफ को मैं अब खत्म कर दूंगा। तुम दोनों हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हारी परीक्षा अब खत्म होती है। मैं तुम्हारे दोस्त हरिया के जरिए तुम्हें मदद भेज रहा हूँ। ऐसे कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान जी की जय हो। अगले दिन बबलू का दोस्त हरिया उसे अपने गैरेज में बुलाता है। बबलू, पी लो भाभी, मेरे पास पुरानी टैक्सी है। मैं अभी एक नई तकनीक सीख के आया हूँ। जैसे पुरानी गाड़ियों को जोड़कर उन्हें काम में लाया जा सकता है। मैं डबल टैक्सी तैयार कर दूंगा। हरिया भाई, मैं तुम्हें पैसा कैसे दे सकूंगा? मैंने पैसे कहाँ मांगे बबलू भाई, तुम टैक्सी चलाओ और जब करोड़पति बन जाओ तो पैसे दे देना। तो पीलू बोलती है, आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब। भगवान विष्णु आपको हमेशा खुश रखे। जी भाभी, देखो बबलू डबल टैक्सी से डबल सवारी मिलेगी, मतलब एक ही बार में डबल कमाई। अब तुम्हें डबल शिफ्ट नहीं करने की जरूरत होगी। फिर हरिया डबल टैक्सी बनाता है और बबलू टैक्सी को ले जाकर जंगल में चलाने लगता है। ये देखकर कालू दंग रह जाता है। बबलू की डबल टैक्सी में बहुत सारी सवारी बैठ जाते थे। पीलू, देखो विष्णु भगवान जी ने कैसे हमें मुसीबत से बाहर निकाल दिए हैं। जी, हमारे तो वही सहारा है। अब उनकी सेवा और अच्छे से किया करेंगे। उनकी सुख में ही हमारा सुख है। लेकिन हमारी टैक्सी किसने चुराई होगी? मैंने चुराई थी टैक्सी। अब मैं तुम्हारी डबल टैक्सी में आग लगा दूंगा। ऐसे कालू बोलता है। लेकिन कालू जैसे ही आगे बढ़ता है, भगवान विष्णु का गधा उसे जोर से मारता है और वो बहुत दूर फेंका जाता है। जय भगवान विष्णु जी की। और फिर इस तरह से बबलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। थोड़े ही दिनों में उन्हें एक बेटा होता है जिसका वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।